स्वागत है दोस्तों आप सभी का जनरल स्टडीज में। टारगेट बैच में हमारा भारत का भूगोल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी भारत के भूगोल में दूसरी क्लास है, हालांकि वैसे तीसरी क्लास है। कल मैप के माध्यम से भी मैंने आपको एक क्लास उपलब्ध कराई थी जिसका पार्ट 2 आज आपको मिलेगा शाम को। ठीक है, तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो हिमालय था उसके बारे में जाना था। अब हम चर्चा करेंगे जो उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, मैदान के पश्चात हम प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चात हम तटीय मैदान और उसके पश्चात द्वीप समूह। तो कम से कम शायद आज की क्लास और अगली क्लास तक का हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगली 2-3 क्लासों में हमारा ये जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका भारत का बहुत सारा मैटर जो भूगोल में है वो क्लियर हो जाएगा। उससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बच्चे का कल कमेंट आ रखा था कि असम हिमालय 720 किलोमीटर। देखो अधिकांश किताबों में, ठीक है, जिसमें माजिद हुसैन की किताब है या फिर जो महेश बर्णवाल की किताब है स्पेक्ट्रम, इनमें 750 ही उसकी लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो 750 को ही उचित मानना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, सीधा हम क्लास पर आते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान देखो हम दो भागों में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो भागों में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें एक भाग कौन सा हो जाएगा, पहले हम इसको देखेंगे, मतलब इसका विभाजन। एक इसका सामान्य विभाजन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, सामान्य विभाजन कैसे होगा? सामान्य विभाजन देखो इसमें आपको मतलब भौगोलिक जो विभाजन होगा उसमें आएगा सबसे पहले भाबर। ठीक है, भाबर। फिर आएगा इसमें तराई। तीसरा आएगा इसमें जलोढ़। जलोढ़ इसको कौप प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, कौप प्रदेश, अर्थात इसके अंदर का हम क्या देखेंगे, एक खादर और एक बांगर। ठीक है, अभी समझेंगे सब चीजें क्या होती हैं। और अगला इसमें आता देखो भाबर, तराई, जलोढ़, जिसमें खादर बांगर आ गया। एक होता है रेह या फिर कल्लर। ठीक है, रेह कल्लर। और एक इसमें आता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, क्योंकि जो उत्तर भारत का मैदान है इसमें पश्चिम बंगाल में डेल्टा भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा भी इसमें ले रहे हैं। ठीक है, जबकि प्रादेशिक विभाजन में यदि आप देखेंगे नदियों के अनुसार इसका विभाजन, प्रादेशिक के बजाय नदियों के अनुसार इसका विभाजन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक आता है सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। ठीक है, दूसरा आता देखो इसमें गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा आता है इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन तीन नदियों और उनकी सहायक नदियों से जो उत्तर भारत में जो मैदानी क्षेत्र बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, यही है उत्तर भारत का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। यदि आप मैप देखेंगे तो इस तरह से आपका देखो जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये हल्का मतलब मैप हल्का देखो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से ले लो थोड़ा सा। ठीक है, बाकी देखो हमने इतना ही देखना है अभी। तो ये जो एरिया यहां से लेकर ये जो एरिया है ये पूरा मैदानी एरिया है। ठीक है, ये पूरा क्या है, मैदानी एरिया है। यहाँ पश्चिम बंगाल पूरा मैदानी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा क्या है, मैदानी एरिया है। इतना पश्चिम बंगाल में, यहाँ बांग्लादेश में भी मैदान है। ठीक है, यहाँ असम में ये वाला मैदानी एरिया, ये सब जो एरिया है ये सब क्या है, मैदानी एरिया है। ठीक है, इस तरह से इसको देखो, मतलब ये जो बीच की पट्टी है ये क्या है, पूरी मैदानी एरिया है। तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें देखो, यहां से इधर की ओर जब आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब वाला एरिया, हरियाणा प्लस पंजाब, आपको क्या मिलेगा, सिंधु का मैदान। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में आपको कौन सा मैदान मिलेगा, सिंधु का मैदान मिलेगा। बाकी देखो उत्तराखंड का दक्षिणी केवल एक हरिद्वार जिला, साथ ही उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा, यहाँ पर बिहार, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या 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 मिलेगा आपको, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक का। पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा। ये जो डेल्टा हमने लिखा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा। साथ ही असम में आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पर मिलेगा, असम में। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको विभाजन को हम पढ़ते हैं। हरियाणा और पंजाब में सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान देखो 5 नदियों से 6 नदियों से जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर बना है। अभी उसको हम सब चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी गंगा का मैदान भी अलग अलग भागों में आपको मिलेगा।
पहले पश्चिमी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, ठीक है। इस तरह से 3 हिस्सों में हम उसको देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र का मैदान अलग। सिंधु का मैदान जो है वो 5 हिस्सों में आपको 5 हिस्सों में आपको मिलेगा, ठीक है। सब हम फैक्ट इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इसको जो भौगोलिक विभाजन है, ठीक है, भौगोलिक विभाजन के आधार पर यदि आप देखते हैं तो भाबर क्षेत्र क्या है, जहां पर नदियां पहाड़ों से, ठीक है, जहां पर नदियां पहाड़ों से मैदान में प्रवेश करती हैं उसे क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र, ठीक है। जहां पर नदियां पहाड़ों से मैदान में प्रवेश करती हैं। अब जब मैदान की ओर प्रवेश करेंगी तो नदियां धीरे धीरे मतलब नीचे की ओर जा रही हैं, तो कंकड़ पत्थर, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आते हैं पहाड़ों से, या मोटी रेत लेकर आती है, उसको कहां पर छोड़ते रहती है, भाबर क्षेत्र में छोड़ते रहती है, ठीक है। जो पतली चीज है वो तो आगे को बहती रही, लेकिन जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर या मोटी रेत है उसे छोड़ते रही, तो भाबर में क्या नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी कोटद्वार के रहने वाले हैं, खास तौर पर जो कोटद्वार के रहने वाले हैं और जो हल्द्वानी के रहने वाले हैं, ठीक है, ग्वाला नदी या फिर कोटद्वार में जो भी नदी हैं वो सब आपको वहां पर पानी नहीं मिलता है, उनमें केवल बरसात में ही आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है। और टाइम उनमें पानी आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि पानी रहता है। आपको हल्द्वानी देखना, गोलापार, जब आप हल्द्वानी में देखते हैं, हल्द्वानी से गोलापार की ओर जाएंगे आपको कहीं पर पानी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यदि आप ऊपर रानीबाग में जाएंगे आपको पानी दिखेगा, वहां पानी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, भाबर क्षेत्र है, ठीक है। हल्द्वानी किस में आता है, भाबर क्षेत्र में आता है। तो वहां पर जो नदी है वो नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब गायब नहीं हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, चूंकि रेत है, देखो चूंकि वहां पर क्या है, मोटी मोटी रेत है और पानी इसके नीचे से रिसता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। पानी इसके नीचे से रिसता हुआ आगे बढ़ता है, ऊपर ऊपर क्या है, पूरा रेत है। यदि इस रेत को साफ किया जाए, अब ये काफी नीचे तक होगी, यदि इसको साफ किया जाए तो नीचे आपको पानी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र क्या है, यहाँ पर कटीली झाड़ियां आपको मिलेंगी। पानी यहाँ पर आपको अंदर मिलेगा, मतलब पानी कंकड़ पत्थरों के अंदर से होता हुआ बहता है, ठीक है। कटीली झाड़ियां मिलेंगी। कृषि योग्य भूमि बिल्कुल नहीं है भाबर क्षेत्र में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि रेत है पूरा, तो रेत में केवल कुछ ही चीजें हो सकती हैं, रेत में सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि सिंचाई तो कुछ होगी नहीं, रेत में तो कुछ भी नहीं हो सकता। झाड़ियां कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, बस जो स्वयं से उगती है, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र आपको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे भाबर क्षेत्र है क्या। देखो बाकी तराई क्षेत्र आता है, ये क्या है, दलदली भूमि वाला क्षेत्र। दलदली भूमि मतलब ऐसी भी कोई दलदली भूमि नहीं है इतनी, मतलब जैसे कच्छ का रण है ऐसी दलदली भूमि नहीं है, एक सामान्य दलदली भूमि। क्यों, क्योंकि भाबर क्षेत्र में जो नदियां आ रही थी वो जो पतली मिट्टी लेकर आई, ठीक है, जो पतला कॉप लेकर आई, उसको यहाँ पर जमा नहीं कर पाई भाबर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर मोटी रेत जमा हुई तो पतली चीजें आगे को निकलती रही। वो निकली कहां पर, जमा होगी तराई क्षेत्र में, ठीक है। ये क्या होगा, अब इसमें देखो, इसमें उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर कृषि अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, यहाँ पर कृषि अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है तराई क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर आपको कम गहराई पर ही, थोड़ी सी गहराई पर खोदने पर ही पानी मिल जाएगा, ठीक है। कम गहराई पर खोदने पर ही पानी इसमें मिल जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम तराई क्षेत्र, ठीक है। और आबादी इसमें आपको ज्यादा मिलेगी, जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि उचित है। यहाँ पर जो रहने के लिए परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हैं, ठीक है, उचित परिस्थितियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको आबादी बहुत ज्यादा मिलेगी। साथ ही देखो वनस्पति इत्यादि जितने भी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वन होते हैं, है ना, जो वन होते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। उष्ण जलवायु वाले वन आपको तराई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तराई क्षेत्र में भी ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो जलोढ़ और काप प्रदेश, जलोढ़ या काप, जलोढ़ मतलब जल ओढ़कर जिसे ले आया, ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसको जल ओढ़, जो मतलब जल के साथ आ गई, ठीक है, पानी के साथ जो बहती हुई मिट्टी आती है। ये नदी निकली पहाड़ से, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकल रही है। तो देखो पहाड़ी में जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा पहाड़ी में छोटे छोटे गदेरे भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे गदेरे भी होते हैं। ये यहाँ से मिट्टी को काट काट के इन गधेरों के माध्यम से जो मुख्य नदी है वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और मुख्य नदी के सारे मैदानी क्षेत्रों में चले जाती है। देखो प्रतिवर्ष यही क्रिया दोहराई जाती है, प्रत्येक वर्ष ये क्रिया पुनः होती रहती है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब मैदान में भी तो ये मिट्टी जमा होगी ना, धीरे धीरे देखो नदी बहती रही, नदी बहती रही
और अपना जो इसको क्या बोलते हैं नदी द्रोणी, ठीक है, जो नदी बेसिन होता है नदी बेसिन, ठीक है, नदी बेसिन या फिर इसको द्रोणी बोलते हैं, ठीक है, नदी बेसिन या द्रोणी इसे बोलते हैं, जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, मतलब जहां तक नदी बह सकती है, ठीक है। बरसात में आप लोग देखते होंगे नदी काफी ऊपर तक आ सकती है, काफी ऊपर तक आ जाती है, दूर दूर तक फैल जाती है, तो वो सब क्या है, उसका प्रवाह क्षेत्र है। जहां तक नदी जा सकती है उसे क्या बोलते हैं नदी द्रोणी या नदी बेसिन, ठीक है। तो देखो ये नदी यहाँ से मिट्टी लाई और इसको जमा करती गई, ठीक है, जमा करती गई यहाँ पर, तो धीरे धीरे जो पीछे की मिट्टी है ना ये पीछे को होती रहेगी और यहाँ से नई मिट्टी आती रहेगी। तो यही जो पीछे वाली मिट्टी है यानी कि जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ है, इसको क्या बोलते हैं बांगर, और नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ को खादर, ठीक है, नई जलोढ़ को खादर, पुरानी जलोढ़ को बांगर। यानी कि जो नदियों के साथ पहले मिट्टी बहकर आ गई थी, कई वर्ष पहले आ गई होगी, ऐसा थोड़ा ना कि पिछले साल आई थी इस बार, पिछले साल आई थी वो खाद बांगर होगी इस बार की खादर, ऐसा नहीं है, जो बहुत पहले आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि नदी बह रही है तो कहीं ना कहीं नदी की गहराई भी बढ़ती रहती है। अब गहराई देखो, आज के समय में यदि नदी यहाँ पर है तो कई सौ सालों पश्चात नदी देखो इसका जो माना ये सीधी बह रही है, ठीक है, इस तरह से इसका प्रवाह है, तो कई सालों बाद इसका प्रवाह कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि एक कटाव भी तो होगा ना, अंदर ही अंदर कटाव होगा तो नीचे को गहराई इसकी होती जाएगी। तो ये जो पुराना क्षेत्र है ये क्या कहलाता है बांगर, ठीक है, और जो नया यहाँ पर जो नया यहाँ जमा हो रहा है इसे बोलते हैं हम, ये क्या हो जाएगा खादर, ठीक है, जो नया जमा हो रहा है उसे क्या बोलते हैं खादर, और जो पुराना है उसको क्या बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर बोलते हैं। इसको आपको समझाने की आवश्यकता तो कुछ है ही नहीं इसमें, देखो हमने एक बार लिख दिया इसको यहाँ पर, मैंने एक बार इसको लिख दिया, आपको वैसे ही समझ में आ गया, छप गया दिमाग में आपके, ठीक है, इसको समझाने की आवश्यकता कुछ है ही नहीं। रेह या कल्लर क्या होता है, ऐसी मिट्टी, ऐसी मिट्टी देखो वर्तमान में होता क्या है ना, कृषि के लिए अधिकांशतः मतलब उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग होता है ना, जैविक उर्वरक, हालांकि जैविक उर्वरक की ओर बढ़ावा उनको दिया जा रहा है, लेकिन खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादातर मात्रा में यदि आप पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में चले जाएंगे जहां जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर जो रासायनिक उर्वरक है उनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके उपयोग से होता क्या है, जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी सतह पर एक परत सी जम जाती है सफेद रंग की, ठीक है, एक सफेद रंग की परत सी जम जाती है, मतलब ये धीरे धीरे मिट्टी क्या हो रही है, निष्प्रयोज्य हो रही है। निष्प्रयोज्य का मतलब होता है कि जो अब उपयोग में नहीं लाई जा सकती या फिर बंजर हो सकती है भविष्य में, ठीक है, निष्प्रयोज्य। तो ऐसी मिट्टी जो निष्प्रयोज्य होने जा रही है, जिसमें मतलब भविष्य में खेती होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का यदि हम प्रयोग करते हैं जो, तो उससे होता क्या है, जो मिट्टी की जो नेचुरल पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, ठीक है, जो नेचुरल चीजें होती है मिट्टी में उत्पादन करने की, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी पर डिपेंड हो जाता है ना, तो स्वयं से वो काम करना छोड़ देता है ना, इसी तरह से होता है। यदि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, यदि व्यक्ति को बोला जाए कि नहीं बस संघर्ष ही करना तुम्हारा एकमात्र मकसद है, तो व्यक्ति मेहनत करके कुछ भी कर लेता है। तो ऐसा ही देखो, फिर ये जो मिट्टी है ये डिपेंड हो जाती है किस पर, उर्वरकों पर, ठीक है, ये उर्वरकों पर आश्रित हो जाती है, यदि उर्वरक नहीं मिले तो खेती फिर अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी मृदा क्या होती है, रेह या कल्लर, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, रेह या कल्लर, ठीक है, शब्द से ही आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी डेल्टा क्या होता है, देखो जब नदी, जैसे माना ये गंगा नदी निकली, गंगा नदी तो इधर को जाती है, ठीक है, इधर को ले लेते हैं यहाँ से, इस नदी को यहाँ से निकली, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार होते हुए, ठीक है, यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ से सीधा नीचे को मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते साथ ही एक धारा इसकी कलकत्ता को चले जाती है, मतलब एक धारा कलकत्ता की ओर हुगली नदी के रूप में चले जाती है, हुगली नदी के रूप में, ठीक है, और साथ ही यहाँ से बांग्लादेश में इसकी धारा चले जाती है। तो यहाँ पर ये नदी कई भागों में बढ़ जाती है, कई धाराओं में, फिर लास्ट में जब सागर में प्रवेश करती है तो कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन धाराओं में बढ़ने से इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये हालांकि दलदली भूमि सा होता है, लेकिन हल्का मैदानी भी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं डेल्टा, ये डेल्टाओं का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे तो इनके बीच में जो भूमि होती है इसे हम क्या बोलते हैं डेल्टा। तो भारत में सुंदरबन डेल्टा काफी प्रसिद्ध है, जो कि मैंग्रोव जो वनस्पति है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति,
उसके लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा यहाँ पर दलदली भूमि आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो डेल्टा क्या हो गया, समझ गए ना। जो नदी का क्या बोलते हैं इसको, मुहाना। नदी का क्या बोलते हैं, मुहाना। जहां पर नदी सागर में गिरती है और जहां से नदी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, नदी का उद्गम। उद्गम और मुहाना आप समझ गए। बाकी हम नदी तंत्र में देखेंगे नदियों के बारे में पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल मैदान अभी समझ रहे हैं। तो भौगोलिक विभाजन में हमने देखा, देखो भाबर प्रदेश क्या हो गया, जहां पर नदियां आती हैं लेकिन मैदान में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो प्रवेश करते करते वो जमीन के अंदर विलुप्त सी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाबर में नदियां अपने बड़े बड़े कंकर पत्थर छोड़ देती हैं, जिस कारण नदियां अंदर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। बहती तो हैं लेकिन रेत के अंदर से होती भी जाती हैं। उसके पश्चात आता देखो तराई क्षेत्र। यहाँ पर दलदली भूमि, आपको पूरी दलदली नहीं मिलती है। यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर मिट्टी होती है जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ आपको आबादी देखो, जितना भी तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है भारत में। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि पूरा जो क्षेत्र आता है किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके पास आता है देखो जलोढ़ या कौप प्रदेश। जलोढ़ क्या होता है, मिट्टी जब जब नदी आती है, नदी अपने साथ जिस मिट्टी को बहाकर लाती है वो क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, जलोढ़ मृदा। यानी कि जो जल के साथ आई है, ठीक है, जल के साथ जो मृदा आई है उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखो दो भागों में आपको दिखेगी। एक होती है पुरानी जलोढ़ जिसे बोलते हैं बांगर, और दूसरी होती है नई जलोढ़ जिसे बोलते हैं हम खादर। बाकी मैं आपको समझा चुका हूं बांगर और खादर है क्या, ठीक है। नई जलोढ़ क्या है, खादर। पुरानी जलोढ़ क्या है, बांगर। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नदी प्रत्येक वर्ष अपने साथ मृदा मिट्टी ले जाकर अपने किनारे जमा करती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, खादर मिट्टी। यदि नदी कई वर्ष पूर्व अपने साथ मिट्टी ले गई थी और जो वर्तमान में मिट्टी ले जा रही है उससे पहले जमा हो चुकी है, वो क्या हो जाएगी, बांगर मिट्टी, ठीक है। मतलब नदी से दूर की ओर, मतलब नदी के बेसिन के किनारे पर कौन सी मिट्टी होगी, बांगर। और नदी किनारे कौन सी मिट्टी होगी, खादर, ठीक है। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब नदी जब होते, देखो आप लोग नदी देखते होंगे, नदी तो सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो नदी माने ये बह रही है, तो इसकी एक तो मेन जलधारा होती है, मुख्य जलधारा होती है, इतने में नदी बहती है, ठीक है। ये मुख्य जलधारा जिसमें नदी बह रही है। बाकी अन्य प्रदेश भी होता है ना, ये वाला जो उसका अपवाह क्षेत्र होता है, यहाँ कभी कभी बरसात में कभी कभी यहाँ तक पानी पहुंच जाता है। हालांकि आप मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ लगातार बरसात में तो लगातार पहुंच ही जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो कई कई शहरों में पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं बांगर एरिया, जो मतलब दूर का है, ठीक है। और जो इसके किनारे मिट्टी जमा हो रही है, जो नई मिट्टी जमा हो रही है यहाँ इसके किनारे किनारे, इसे क्या बोलते हैं हम, खादर एरिया, ठीक है। ये होता है खादर। तो खादर और बांगर आप लोग समझ गए, ठीक है। जलोढ़ क्या होता है, कौप प्रदेश समझ गया। रेही या कलर आप लोगों ने समझा, डेल्टा आप लोगों ने समझा, ठीक है। तराई आपने समझा, भाबर आपने समझा। तो भौगोलिक विभाजन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम इसको समझाता हूं आपको पूरा। पहले सिंधु का मैदान हम देखेंगे, फिर गंगा का मैदान देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसको भी मैं मिटा दूंगा, इसको पुनः मैं लिखूंगा और पुनः आपको अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। इसको हम तीन भागों में तोड़ देते हैं। एक है सिंधु तंत्र का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनेगा। दूसरा देखो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिंधु का मैदान एक बार मैप में समझते हैं, उसके पश्चात आप लोगों को मैं समझाऊंगा, पूरा लिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखो 2017 का जो पीसीएस प्री हुआ था वहां पर क्वेश्चन बन चुका है, और उसके अलावा भी अन्य एग्जामों में भी 2-3 बार प्रश्न बन चुका है, ठीक है, सिंधु के मैदान से। तो इसलिए अति महत्वपूर्ण है। मैप ले लो, देखो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इतना सा हम हल्का सा लेते हैं, इतना सा, क्योंकि सिंधु का मैदान इतना में,
यहां से सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से, ठीक है, मानसरोवर से निकली और जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होते हुए यहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी है। झेलम नदी यहां से गई, ठीक है, इस तरह से आगे झेलम नदी। अब देखो एक है चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। एक है देखो फिर चिनाब के पश्चात आती है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। इस तरह से मतलब केवल समझने के लिए ले लो, ठीक है। 4 नदियां हो गई। सतलज नदी आती है एक, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब नदियां लास्ट में एक मिल जाती हैं और साथ ही फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सतलज नदी आ गई और सतलज की एक सहायक नदी यहाँ पर ब्यास नदी, जिसे हम बोलते हैं व्यास। तो इनको मैं नंबर दे रहा हूं, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा इसमें 1 नंबर पर है सिंधु, ठीक है। 1 नंबर पर कौन सी है? सिंधु नदी। 1 नंबर पर कौन सी है? सिंधु। दूसरे नंबर पर कौन है? झेलम। तीसरे नंबर पर कौन है? चिनाब। चौथे पे है रावी। पांचवे पे है व्यास नदी और छठे पे है सतलज, ठीक है। यहां पर हम मैदान पढ़ रहे हैं, नदी तंत्र नहीं पढ़ रहे। नदी तंत्र जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब इनके साथ, इन्हीं के बीच में, इन्हीं नदियों के बीच में यहाँ पर जो मैदान है, जो दोआब है, यहाँ पर पंजाब, ठीक है, पंजाब है यहाँ पर। ये जो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम? पंजाब। तो पंजाब देखो, कुछ भारत में इसका हिस्सा है, कुछ पाकिस्तान में इसका हिस्सा है, ठीक है, जहां लाहौर। तो पंजाब, पंजाब का मतलब ही क्या होता है? देखो पंज, पन मतलब 5, 5 नदियों का दोआब। पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियों का दोआब, 5 नदियों का दोआब, ठीक है। तो ये क्या है? पंजाब। तो पंजाब का, इसे हम पंजाब का मैदान भी बोलते हैं, सिंधु का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नदियां यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले सिंधु और झेलम का एक दोआब बनेगा, फिर झेलम और चिनाब का बनेगा, चिनाब और रावी का बनेगा, रावी और, ठीक है, ब्यास और रावी का बनेगा, फिर ब्यास और सतलज का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 5 दोआब बनते हैं, 5 दोआब। और दोआब क्या होता है? दोआब बोलते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये क्या होता है? दोआब, ठीक है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है? दोआब होता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा दोआब बनता है। सबसे पहले है सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब, ठीक है। कौन सा है? सिंधु सागर दोआब, ठीक है। फिर झेलम और चिनाब के मध्य कौन सा हो जाएगा? चाझ दोआब, चाझ दोआब। ये मिलाने के लिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चिनाब और रावी के मध्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रचना दोआब, रचना दोआब। बहुत आसान है, देखो अभी ध्यान रखना, अभी बहुत आसान है। आप लोग बस एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको समझ लो, एक बार बस आपको याद करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अगला कौन सा हो जाएगा? देखो बारी दोआब, बारी दोआब। और लास्ट हो जाएगा बिष्ट दोआब, ठीक है, बिष्ट दोआब। तो ये इसका क्रम कैसे है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इसका क्रम है। कभी कभी देखो क्रम लगाने के लिए आता है, अब सारी चीजें पढ़ ली, यही नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा, है ना। कभी कभी आपको क्रम पूछ लेगा, पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा दोआब किसे कहते हैं, पंजाब में कितनी नदियों का दोआब होता है, ठीक है, पंजाब का अर्थ क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मध्य जो मैदान बना है उसे हम बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान। हमने इसको क्या बोला? सिंधु का मैदान। अब देखो सिंधु का मैदान है नहीं, अब कुछ लिखने की आवश्यकता तो इसमें रही नहीं है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं रही है, ठीक है। उत्तरी मैदान में देखो पश्चिमी भाग, ये जो उत्तर भारत का मैदान है, इसके पश्चिमी भाग को, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान। मैंने आपको बताया पंजाब का मैदान,
अब पंजाब का मतलब ही क्या है, 5 नदियों का दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो 5 नदियों का जो दोआब का क्षेत्र का मैदान है, ये क्या है, पश्चिमी मैदान है, ठीक है, पश्चिमी भाग है ये। उत्तरी भारत का जो मैदान है उसका पश्चिमी भाग क्या है, पंजाब का मैदान या फिर सिंधु का मैदान, ठीक है। सिंधु नदी का जो, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान, ठीक है। बाकी देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ये हमने देख लिया। भारत में पंजाब और हरियाणा भाग इसमें सम्मिलित आते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। भारत में हरियाणा और पंजाब इसमें शामिल है, ठीक है। अब दो, अब ये मेन है, इसमें ध्यान रखना आपने, मुख्य क्या है ये, एक तो आपने मैप में इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। बाकी देखो जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे वहां पर मैं इसको रिवाइज आपको करा दूंगा, ठीक है। जब हम नदी तंत्र मैप में देखेंगे वहां पर मैं इसको आपको रिवाइज पूरा करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको समझ लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियों का क्रम है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये नदियों का क्रम है पश्चिम से पूर्व। तो ये मैदान का क्रम है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये मैदान का क्रम पश्चिम से पूर्व। सिंधु सागर दोआब कहाँ होगा, ये वाला दोआब होगा सिंधु सागर दोआब, ठीक है। ये जो है झेलम और सिंधु नदी के मध्य कौन सा हो जाएगा, सिंधु सागर दोआब। देखो सिंधु झेलम तो सिंधु, ठीक है। चाझ, चौ मतलब चिनाब, झ मतलब झेलम, चौ मतलब चिनाब, ठीक है। झ मतलब झेलम, क्लियर हो गया, ठीक है। चौ मतलब देखो चिनाब, झ मतलब झेलम, यानी कि चाझ दोआब में चिनाब और झेलम है, ठीक है। रचना, रौ से रावी, चौ से चिनाब, रौ से रावी, चौ से चिनाब, ठीक है। रौ से रावी, चौ से चिनाब, रौ से रावी, चौ से चिनाब। इनमें एक विशेषता ये भी है कि जो नदी पहले है उसका नाम बाद में आ रहा है, ठीक है। जो नदी पहले है उसका नाम बाद में आ रहा है, देखो हर किसी में ऐसा ही होगा, ठीक है। सब में ऐसा ही होगा, देखना, केवल एक लास्ट को हम छोड़ देंगे। फिर देखो बारी, तो बौ से व्यास हो गया, रौ से रावी, बौ से व्यास, रौ से रावी, ठीक है। और बिस्ट में देखो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। तो याद करना तो बिल्कुल आसान, देखो सिंधु सागर दोआब में सिंधु, चाज, रचना, बारी, बिस्ट, ठीक है। सिंधु, सिंधु सागर, चाज, रचना, बारी, बिस्ट, सिंधु सागर, चाज, रचना, बारी, बिस्ट, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखो इसको, सिंधु सागर, चाज, रचना, बारी, बिस्ट, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे ये बन रहा है। ये 6 नदियों का आपने क्रम यदि आपको याद हो गया तो फिर ये तो आपको याद हो ही जाएगा। यदि आपने क्रम ध्यान रख लिया तो कहीं ना कहीं देखो आपको चाज पता है, दोनों इनका चाज बन रहा है, इनका रेचना बन रहा है या रचना बन रहा है, कहीं पर रेचना भी आता है, ठीक है। कहीं पर देखो रावी और ब्यास को कहीं पर बारी, कहीं पर ऊपर ही भी लिखा रहता है, इसको ऊपर ही दोआब, ठीक है। और सतलज और ब्यास के मध्य बिस्ट दोआब। तो अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसमें, ठीक है। आपका ये सिंधु का मैदान कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं अब गंगा का मैदान, ठीक है। आगे हम कौन सा पढ़ेंगे, गंगा का मैदान चर्चा करते हैं। इसमें कोई कोई भी कंफ्यूजन यदि आपको होता है, देखो आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। अपना सवाल पूछो, अगली क्लास में मैं उसको आपका क्लियर कर दिया करूंगा। जब तक सवाल नहीं पूछोगे आप लोगों को, मतलब या तो फिर आप लोगों को पूरा समझ में आ जा रहा है, मैं ये समझ लूं, ठीक है, या फिर आप लोग घर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, आपके सवाल नहीं आ रहे तो केवल दो ही चीजें इसका कारण हो सकती है, या तो आप घर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है यकीनन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप आगे चल रहे हैं बिल्कुल समझते हुए चीजों को, ठीक है, और मन में इनको फिट करते हुए चल रहे हैं, रिवीजन आपका लगातार है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगले 1 साल के अंदर आप लोगों ने किसी भी हालत में नौकरी लेना है, जिसका अभी आबकारी है, आप लोगों का पहला टारगेट तो आबकारी होना चाहिए। बाकी देखो अन्य चीजें भी आप लोग अपनी तरफ से जितना अतिरिक्त कवर कर सकते हैं करिए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि आप लोगों का मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं, और कोशिश भी मेरी वही है। लेकिन फिर भी देखो कुछ ना कुछ मेहनत आप लोगों को भी करनी ही पड़ेगी अपनी तरफ से, स्वयं से भी कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, ठीक है। जरूरी भी है, प्रयास करना जरूरी भी है, क्योंकि आगे आपका जो निकट में भी जो परीक्षा होनी है वो आबकारी ही है। बाकी जिनका भी SI का देखो क्लासेस आपके लिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण वहां पर रहेंगी, सारी क्लासेस उत्तराखंड की हो, क्योंकि पढ़ना देखो जीएस ऐसे ही पढ़ा जाता है, जीएस का तरीका ही यही है कि आप उसको समझते हुए पढ़ें, ठीक है। जब तक रट्टा मारोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे होते हैं कि हमने 10,000 प्रश्न पढ़ लिए, 10,000 प्रश्न पढ़ लेंगे हिस्ट्री के। अरे प्रश्न पढ़ने से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी देखना हम ऐसे समझते हुए पढ़ेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री भी समझने वाला भी सही है, क्योंकि हिस्ट्री में भी आपको कुछ ना कुछ कहानियां बनानी पड़ती हैं, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, उन कहानियों के सहारे। तो पढ़ाई को जितना आप रुचिकर बनाएंगे उतना आपकी उसको पढ़ने के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी।
जितना आप देखो रट्टा मारने की सोचेंगे इस तरह से, एक आध एग्जाम में बाहर होगे, उसके पश्चात आप खुद ही फिर पढ़ाई आपको ना बोझिल लगने लगेगी, फिर आप पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को जितना कोशिश कीजिए कि आप उसको रुचिकर बनाइए अपने लिए। और रुचि कब लगेगी, जब आप बार बार रिवीजन करोगे। यदि इसी चीज को आप 10 बार 2-3 बार रिवीजन कर ले, तो 3 से 4 बार, और एक बार आपको याद हो गया, आप अगले चैप्टर को खुद ही, आपको फिर अगला अध्याय पढ़ने का मन भी करेगा, है ना। यदि आप इसको रिवीजन नहीं करोगे, अगला आपके लिए खुद ही भारी हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉलिटी को रिवीजन करिएगा, उत्तराखंड को रिवीजन करिएगा, साथ ही इसको भी आप लोगों ने रिवीजन करना है। आगे देखते हैं, देखो गंगा का मैदान। अगला देखो गंगा का मैदान। ठीक है, फिर से एक मैप बना लेते हैं। मैप तो बिना मैप के तो ज्योग्राफी पढ़ना असंभव है। ठीक है, यहां तक का ले लो, सिक्किम तक का। ठीक है, इसके अभी हमें जरूरत है नहीं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड तो यहाँ पर एक नदी आती है, टोंस नदी, यानी कि यमुना ले लो। ठीक है, यहाँ से यमुना नदी आई इस तरह से, और यहाँ से गंगा नदी निकली। ठीक, और इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इस तरह से फिर गंगा आगे बढ़ी, और ये बांग्लादेश में एक शाखा इसकी चलेगी, और एक शाखा कोलकाता की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पश्चिम में यमुना से लेकर, कहां से लेकर, यमुना से लेकर, पश्चिम में यमुना से लेकर कहां तक है, बांग्लादेश की सीमा तक। बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक, पश्चिमी सीमा तक क्या है, गंगा के मैदान का विस्तार है। समझ गए ना। देखो ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, तो गंगा, यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। तो पश्चिम में यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश के इसके मध्य में यहां तक ये पूरा क्या, गंगा का मैदान है। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है ना, इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ तक का, इस एरिया तक का ये क्या है, गंगा के मैदान का विस्तार है। ठीक है, समझ गए ना, गंगा के मैदान का विस्तार कहां तक है। ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। ठीक है, यहां से लेकर देखो पश्चिम में, यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक क्या है, गंगा के मैदान का विस्तार है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, विस्तार, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, गंगा का मैदान। तो विस्तार कहां तक है, यमुना नदी से लेकर पश्चिम में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई कितनी, लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी इसकी, लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि देश में, मतलब इन तीनों मैदानों में सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान में सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है कौन सा है, यही है। ठीक है, सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैसा मैदान है, नदियों द्वारा लाया गया। ठीक है, निक्षेप द्वारा बनाया गया, ये तो आपको पता ही है। खादर और बांगर इसके 2 भाग है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो गंगा का मैदान है। इसके 3 भाग कौन कौन से होंगे, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से होंगे, एक होगा देखो ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, अभी मैं बताऊंगा मैप में कहां पर है। ठीक है, फिर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, या फिर मध्यवर्ती। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा का मैदान जो है, इसका विस्तार कहां पर मिलेगा आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस वाले एरिया में। ये क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदान में आपको 3 चीजें मुख्यतः देखने को मिलेंगी। ऊपरी गंगा का मैदान हम यहीं पर लिख लेते हैं, बाकी 2 को मैं नीचे समझाऊंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान में आपको देखो, एक तो गंगा यमुना दोआब मिलेगा, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, अभी इसको समझाता हूं आपको। दूसरा इसमें आपको मिलेगा देखो रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। और तीसरा आपको इसमें मिलेगा अवध का मैदान। ठीक है, अवध का मैदान। देखो इतना डीप आपको मिलेगा नहीं, नॉर्मली ल्यूसेंट वगैरह में इतना डीप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हालांकि डीप है, लेकिन देखो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इतना करा रहा हूँ। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही उसको पढ़ लें।
बाकी जो चीजें छोड़ेंगे वहां से प्रश्न नहीं बनते, तो इसलिए हम उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, देखो गंगा यमुना दोआब इलाहाबाद तक का, यानी कि प्रयागराज तक जब ये दो नदियां नहीं मिलती, उसके बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, ये क्या है, गंगा यमुना दोआब, जो कि उत्तराखंड के दक्षिण से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये सब क्या है, गंगा यमुना दोआब है। उसके पश्चात देखो ये वाला जो एरिया है, ये रोहिलखंड वाला एरिया है। ठीक है, जिसमें बरेली बरेली ये सब आ जाता है, ये क्या है, रोहिलखंड का एरिया। इसको हम इस तरह से दर्शा देते हैं, ये क्या है, रोहिलखंड का एरिया। और उसके पश्चात निम्न गंगा का मैदान, इसी में देखो ये अवध का मैदान भी है, ये क्या है, अवध का मैदान। ठीक है, ये क्या है, ये अवध का मैदान है। ठीक है, इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, अवध का मैदान। तो ये तीन भाग इसके हो गए, देखो अवध का मैदान, यमुना और गंगा का दोआब, और तीसरा क्या है यहाँ पर, रोहिलखंड का मैदान। ठीक है, फिर आता देखो मध्य गंगा का मैदान। इसमें कौन कौन सा आता है, सहायक नदियां गंगा की बाद में देखेंगे। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो बिहार का एरिया है, मतलब इससे ऊपर का एरिया। ठीक है, ये उत्तरी बिहार, ठीक है, ये बिहार का एरिया, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि यहां से लेकर ये सब क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये सब किस में आता है, मध्य गंगा का मैदान में। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे एक तो यहाँ पर जो मैथिली वाला मैदान है, ठीक है, वो मिलेगा आपको बिहार में, मैथिली का मैदान। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान मिल जाएगा, मैथिली का मैदान मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अन्य जो नदियां आती है, जैसे कोसी नदी इत्यादि यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उनका मैदान यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया, ये कौन सा वाला हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, ये क्या है, मध्य गंगा का मैदान। अब निम्न गंगा का मैदान कौन सा है, निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा पश्चिम बंगाल के डेल्टा तक का ये जो एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पूरा क्या है, निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, ये क्या है, निम्न गंगा का मैदान। यहां तक आप लोग समझ गए इसको। ठीक है, तो उत्तरी गंगा का मैदान क्या हो जाएगा, इसको तीन भागों में आप देखेंगे, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान। यदि आप उत्तर प्रदेश को यहाँ पर लें, ठीक है, हमने फिर से एक मैप लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने मैप लिया, ये नेपाल हो गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर उत्तराखंड का एरिया, तो इस एरिया में ये उत्तर प्रदेश है मानो, ये बिहार है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल है। हल्का इस तरह से मैप ले रहे हैं अभी, ठीक है, हल्का हम समझने की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देख लो। तो देखो इसमें ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इससे इधर को आ जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। ये वाला एरिया जो है, ये मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, ये मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा बिहार, और ये, और साथ ही ये क्या है, ये निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, ये निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान, जिसमें देखो यमुना नदी यहाँ पर आएगी, आपको गंगा नदी यहाँ पर मिलेगी, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक का। तो आप लोग इसको समझ गए हैं कि गंगा का मैदान भी तीन भागों में, एक ऊपरी गंगा का मैदान है, एक मध्य गंगा का मैदान और एक निम्न गंगा का मैदान है। इसका विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है, सबसे बड़ा मैदान है, हम सब आपको मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, साथ ही देखो इसमें आपने बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो मध्य गंगा का मैदान है, ये बहुत ज्यादा नदियों के जो प्रवाह से बुरी तरह प्रभावित है। मतलब यहाँ पर नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिसमें मुख्यतः कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कभी यहाँ से जा रही, कभी दूसरी जगह से चल दे रही है, क्योंकि पूरा प्लेन है, पूरा क्या है, पूरा मैदान है ना, पूरा मैदान है। नदी थोड़ी सी भी ज्यादा बड़ी तो कहीं को भी अपना मार्ग चले जाती है। ठीक है, आज यहाँ बह रही है, कल को दूसरी जगह, ठीक है, परसों को दूसरी जगह से चल देगी। मतलब हर साल अपना मार्ग बदलती रहती है कोसी नदी, इसलिए उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा देखो गंगा का मैदान। अब इसमें कोई डाउट यदि आपको रह गया है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। तो किस तरह से आप लोग मैप भरते हैं, मैप कैसे भरा जाता है, ये भी आप लोगों ने समझना है धीरे धीरे। ठीक है, मैप कैसे भरा जाता है, आप अलग अलग चीजों को अलग अलग डायरेक्शन से, माना आपको चोटियां दिखानी है तो चोटियां इस तरह से दिखाओ, आपको पर्वत श्रेणी दिखानी है तो पर्वत श्रेणी इस तरह से, नदी दिखानी तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, दर्रे दिखाने तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दर्रा क्या होता है, पास यानी कि मार्ग होता है। झीलें आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको हवाई अड्डा दिखाना है, आप थोड़ा छोटा सा एक, जैसे फोन में देख लें एरोप्लेन मोड का एक चिन्ह बना रहता है, वैसा ही चिन्ह यहाँ पर बना दो, आप हवाई पट्टी दिखा सकते हो। ठीक है, आपको रेल मार्ग दिखाना है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये भरना, चीजें भरनी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप भरना सीखोगे, धीरे धीरे चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जियोग्राफी देखो, बिना मैप के जियोग्राफी पढ़ना तो नामुमकिन है, असंभव है। ठीक है, रट्टा कितना ही मार लो, जियोग्राफी जब तक समझोगे नहीं तब तक,
और एक बार समझ गए तो आपको दोबारा कभी रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके साथ साथ देखो जो मैप की क्लास आ रही है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर जो समझानी है बोर्ड में समझा रहा हूँ। अब बार बार मैप बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब ज्यादा समय नष्ट होता है, दिक्कत तो क्या होती है लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसलिए कुछ चीजें आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो बिना बोर्ड के यानी कि मैप के साथ आपको मैं समझा रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, कई सारी चीजें आपकी वहां से भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको देखो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है उसमें, है ना। फोन पे लिखना इतना फिर आसान नहीं होता, छोटी सी स्क्रीन, तो इस तरह से लिखना थोड़ा टफ हो जाता है उसमें। बाकी देखो गंगा का मैदान हम समझ चुके हैं, अब है ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर से देखो मैप तो लेना ही पड़ेगा, इस बार हम नेपाल से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान हो गया, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, इस तरह से हल्का मैप। ये आ गया देखो लास्ट में मिजोरम, ये त्रिपुरा, ठीक है, इस तरह से ये आ गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पहुंच गया, ये है बांग्लादेश। अब ये जो मैदान है ये मुख्यतः यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकलती है सांगपो, सांगपो निकली। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गई, दिहांग देबांग, ठीक है, दिहांग देबांग। उसके पश्चात जैसे असम में प्रवेश करते इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, असम में प्रवेश करते क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, और यहाँ से फिर गंगा में नदी में मिलके सागर में मिल जाते, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ से राकसताल से निकलते कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तीन नदियां एक साथ निकलती है, जब नदी तंत्र पढ़ेंगे वहां पर उसको समझेंगे, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान बनता है कहां पर बनता है, असम में, ठीक है। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, इसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, यहाँ आपको मिकिर पहाड़ियां मिलेंगी, गारो खासी जयंतियां मिल जाएंगी, ठीक है। असम में यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश में सारी पहाड़ियां मिल जाती है, इधर नागालैंड में पहाड़ियां मिल जाती हैं। जो बीच का एरिया है, असम में भी बीच का एरिया है, उसे हम वहां पर क्या मिलता है आपको, असम का मैदान। ये है असम का मैदान यानी कि ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ये इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो इन तीनों में सबसे छोटा है, ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटा है क्योंकि केवल असम में है। बाकी देखो है तो बांग्लादेश में भी, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है ना, बांग्लादेश बांग्लादेश वाले अपने आप पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़े उसको, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ है बांग्लादेश में भी मैदान तो बनेगा ही, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, असम का मैदान, ठीक है, असम का मैदान। या फिर जो ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया ब्रह्मपुत्र का मैदान है, कौन सा, असम का मैदान है। यहाँ पर ये नदी इतना गाद लेकर आती है, इतना गाद मतलब इतना ज्यादा ये अवसाद अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि देखो यहाँ से बहना शुरू हुआ, ये पूरा पहाड़ियों से बहते हुए यहाँ से फिर ये काट के यहाँ से, ठीक है, कहाँ असम में आते हैं, और सारा जो अपना गाद है, ठीक है, जो यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अवसाद, यानी कि जो मलबा होता है नदियों में जो बह के आता है ना, बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर इत्यादि, उस सबको लाके असम में जमा करती है। और इसने एक लंबे समय से, मतलब जिसमें लाखों करोड़ों साल लग गए, इस लंबे समय में इसने यहाँ पर इतनी सारी गाद जमा कर दी कि एक द्वीप का निर्माण बन गया, नदी द्वीप, ठीक है, एक नदी द्वीप बन गया जिसको क्या बोलते हैं, माजुली है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम है। तो नदी द्वीप बन गया कौन सा, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, जो कि क्या है, एक नदी द्वीप है, किसमें बना है, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, कहाँ, असम में बना है। मतलब इतना सारा गाद जमा कर दिया कि एक द्वीप का ही निर्माण हो गया वहां पर, मतलब असम का मुख्यालय है इसमें, असम की आधी से ज्यादा जनसंख्या इस द्वीप में रहती है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है। माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा असम का मैदान, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखना है नहीं आपने, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं, तीन और पर्वतों से घिरा, पहाड़ियों से घिरा है। जो चीज मैंने आपको समझा दी है उसको लिखाने की क्या आवश्यकता, जो आप समझ गए तो उसको, ठीक है, आप लोगों ने बस इस इमेज को ध्यान रखना है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है, ठीक है, आप यहाँ पर से तो उत्तराखंड जोड़ दो, जम्मू कश्मीर जोड़ दो, तो वही बन जाएगा ये भारत का मैप, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप लोगों ने देखो मैप तो साथ लेकर चलना ही चलना है। मैंने आपको कल भी बोला था आप लोग मैप खरीद लीजिए थोड़ा भारत की, उसमें आप लोग इन्हें भरते रहिए, भले अब
आपने तीनों जैसे मैदान पढ़ लिए ना, आपने सिंधु का मैदान पढ़ा, यहाँ पर हमने 6 नदियां देखी, उनके बीच में 5 दोआब देखे, ठीक है। उसके पश्चात हमने गंगा का मैदान देखा, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखा। तो इन तीनों को पकड़ के आप उसमें भर दो, एक मैप में इसको भर दो। बस एक आपका पूरा उत्तर का मैदान का एक मैप होना चाहिए। जब भी आपको रिवीजन करने का मन करता है, आप मैप देखो, लिखी हुई चीजें छोड़ो, आप मैप देखो, आप खुद से समझ जाएंगे कि आपने क्या करना है, क्या क्या आपने किया। पूरा नहीं लिखना है उसमें, बस जैसे मैंने आपको दर्शाया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिंधु का मैदान दर्शाया था, आपने वैसे ही दर्शाना है। गंगा का मैदान जैसे दर्शाया था वैसे ही दर्शाना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जैसे मैंने यहाँ पर दर्शा रखा आपने वैसे ही दर्शाना है। बस हो गया आपका प्रादेशिक विभाजन भी हो गया, उत्तर का मैदान हमने पढ़ भी लिया। उत्तर के मैदान की कुछ खासियत है, जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर के मैदान का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम लंबाई टोटल कितनी है? 3200। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? क्योंकि यहां से लेकर लंबाई कहां तक जाएगी? यहां तक। ये पूरी जो लंबाई है कितनी है? 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आबादी यहाँ पर रहती है, और 150 से 300 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। अब देखो, औसत चौड़ाई अलग अलग किताबों में अलग दी है, ठीक है। कहीं पर 100 से 150 दिए, कहीं 150 से 300 दिए। तो मेरे पास जो भी सोर्स है उसमें 150 से 300, ठीक है। 2-3 किताबें वहां पर यही चौड़ाई दी है, हालांकि एक में 100 से 150 भी दी है। तो देखो अलग अलग है, ये विवादित चीजें कभी पूछी भी नहीं जाती, ऐसा कभी पूछता भी नहीं, क्योंकि ये औसत चौड़ाई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं पूछता कभी भी। एक इसकी खासियत देखो, ये पश्चिम में आपको ज्यादा चौड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ये कम चौड़ा मिलेगा, फिर बीच में ये ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। बीच में ये ज्यादा चौड़ा है, फिर पूर्व में बहुत कम चौड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा उत्तर का विशाल मैदान, जिसको हमने आसान तरीके से समझा। था विशाल, लेकिन हमने उसको सूक्ष्म कर दिया, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, अब देखो प्रायद्वीप क्या होता है। सबसे पहले प्रायद्वीप को समझते हैं। ऐसी भू आकृति, ठीक है, ऐसा स्थान जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है। ऐसा स्थान जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब आप भारतीय प्रायद्वीप को यदि आप देखते हैं तो इस तरह से गुजरात, ये देखो यहां से लेकर ये पूरा क्या है? ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रायद्वीपीय भारत इसमें लिखते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत इसको लिखते हैं हम। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में देखो कई सारी चीजें, आप इसको कई सारे भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। हमने कल चर्चा की थी कि यूरेशिया प्लेट है, जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशिया प्लेट की ओर खिसकी, ठीक है। तो खिसकती गई, तो उसके पश्चात यहाँ पर कुछ ये जो भूमि है, ठीक है, ये भूमि अलग भी तो हुई। जो सागर भले ही यहाँ पर पानी था, लेकिन कहीं ना कहीं अलग तो हुई ना। जब ये यहाँ से बिछड़ी इससे, तो बीच में क्या हुई? अलग हुई। तो उससे क्या हुआ? यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो वो दोनों तरफ को हुआ, ऐसा नहीं कि किसी सिंगल एरिया को हुआ, दोनों तरफ को हुआ। तो यहाँ से जितना ज्वालामुखी निकला, एक गिरता गया, इस ओर भी गिरा, इस ओर भी गिरा। तो इस ओर देखो अरब सागर में गिरा, और इस ओर ये महाराष्ट्र, और ये जो पूरे दक्कन ट्रैप का निर्माण है, ये ज्वालामुखी के जो लावा है उससे हुआ है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ, जो पश्चिम की ओर ज्यादा ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ऊंचा है, ठीक है। तो निर्माण किससे हुआ इसका? ज्वालामुखी के लावे से। तो आप लोगों ने देखा होगा एक बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई, जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि देखो ये ज्वालामुखी जब उत्पन्न हुआ, तो जो समुद्री जीव थे वो उसके नीचे दबे होंगे, जो बाद में पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत का जो पठार है, दक्षिणी जो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें खनिज मिलता है। खनिज मिलता है ना यहाँ पर, तो खनिज मिलता है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर तब चीजें रही होंगी वो सब क्या दब गई इसके नीचे। ये जब लावा है इसके नीचे दब गई, ठीक है। जहां मोटी परत पड़ी, यहाँ तो अभी भी खोदना बहुत मुश्किल होता है,
जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, जो पश्चिमी नीचे जो पूरा पश्चिमी एरिया, लेकिन यहाँ पूर्व की ओर इसको खोदना आसान है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें खनिज हमें आसानी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। इसका निर्माण है, सेवा निर्माण हो गया था इसका लगभग 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी देखो इसमें जो अपने प्रमुखतः ध्यान रखनी चीजें उसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय जो पठार है इसको पठारों का पठार कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। इसमें हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, इसको हम 4 भागों में पहले बांट लेते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है इसका केंद्रीय उच्च भूमि, मैप से भी समझाऊंगा अभी। केंद्रीय उच्च भूमि पहला भाग क्या हो जाएगा इसका, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसका, पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार। तीसरा भाग क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार। और ये प्रायद्वीपीय पठार ही इसको लिखना। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में तो तटीय क्षेत्र भी आ जाएगा, तो उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, ये भारत ही लिख लो इसी में, बाद में इसके बाद हमने तटीय क्षेत्र ही पढ़ना है वैसे भी। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार। और चौथा क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है देखो, तटीय क्षेत्र, वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्र हम लास्ट में देखेंगे इसमें, जो कि अलग से देखेंगे। तो केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें मुख्यतः केंद्रीय उच्च भूमि, इसमें मुख्यतः कौन कौन से एरिया आते हैं। एक आता है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। ठीक है, दूसरा जाएगा इसमें मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार। तीसरा जाएगा इसमें मालवा का पठार, मालवा का पठार। चौथा आ जाएगा इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, उससे पहले देखो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। पांचवा जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और छठा कौन सा जाएगा इसमें, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी। तो यहां तक आप लोग समझ गए इसको, जो केंद्रीय उच्च भूमि है। अब थोड़ा मैप से इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो माना भारत का मैप है, तो अब हम यहाँ पर देखो राजस्थान से इसको लेते हैं। ठीक है, लगभग राजस्थान से लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझो थोड़ा सा। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक का ये देखो, यहाँ पर थोड़ा मेघालय वाला एरिया भी ले लेते हैं। ठीक है, इतना एरिया हमने इसमें ले लिया। ये है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में कौन सा क्षेत्र आएगा, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा गुजरात आ जाएगा इसमें, हल्का नीचे देखो महाराष्ट्र भी आपको देखने को मिलेगा, हल्का महाराष्ट्र भी मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है इतना। ठीक है, यहाँ जो राजमहल की पहाड़ियां हैं झारखंड में, वहां तक का इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि है ये इतना एरिया। जब आप मैप देखेंगे तो इतना एरिया आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय उच्च भूमि। मतलब जो मैदान है, मैदान से थोड़ा ऊंचा भाग है, मैदान से थोड़ा ऊंचा भाग है। ठीक है, पर्वत किसको बोलते हैं, ये पर्वत है, ये पहाड़ी है छोटा रूप, ये क्या है, पठार है। मतलब जिसका कोई शीर्ष नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, पठार। न तो ज्यादा ऊंचा होगा, 1000 मीटर से नीचे इसकी हाइट होगी, और इसका कोई शीर्ष नहीं होगा, वो क्या होता है, पठार होता है। ठीक है, मैदान आपको पता ही, मैदान तो सीधा होता है, तो इतना आपने समझना है। ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि। इसमें देखो यहाँ पर आपको राजस्थान में मिलेगी अरावली श्रेणी। ठीक है, ये अरावली श्रेणी मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी मिलेगी। इसको बाकी हम विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार पूर्वक। आज मैं आपको केवल इसका एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ताकि अगली क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, और इसी के उत्तर में आपको देखो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मेवाड़ का पठार मिलेगा। ठीक है, ये मालवा का पठार है, और ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, जिसे बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इसी में देखो अब उत्तर का जो ऊपरी एरिया है, हल्का हमने इसको चिपका दिया, तो ऊपर तक का पूरा हमने इसको ले लेना है। ठीक है, इसके पश्चात आता है अगला पूर्वी पठार।
पूर्वी पठार में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? ठीक है, पूर्वी पठार यहीं पर ले लेते हैं। पूर्वी पठार, ठीक है, पूर्वी पठार में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें आता है सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। दूसरा कौन सा आता है इसमें? दंडकारण्य का पठार। और तीसरा कौन सा आता है इसमें? छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पठार या छत्तीसगढ़ बेसिन, जो महानदी बेसिन है, छत्तीसगढ़ का पठार, ठीक है, जिसमें बस्तर एक प्रमुख स्थल है जो कि टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। तो बस्तर का पठार यहाँ पर टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो बस्तर क्षेत्र है। दंडकारण्य का पठार कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में आता है। और छोटा नागपुर का पठार देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनका संयुक्त रूप है। इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसमें आता है देखो, एक आता है इसमें गया का पठार, गया का पठार, ठीक है, गया का पठार आता है। दूसरा इसमें हजारीबाग का पठार आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है इसमें? हजारीबाग का, हजारीबाग का पठार इसमें आता है। गया का पठार इसमें आता है, हजारीबाग का पठार। और तीसरा कौन सा इसमें आता है? रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार। इन तीनों का संयुक्त रूप क्या है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह से एक बार बना लो, पूरा एक बार इसका मैप समझ लो, ठीक है। बाकी देखो ये है, अब इसको हल्का सा हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, और इस एरिया को देखते हैं। इस एरिया में पूर्वी पठार कहाँ कहाँ पर है? ये है पूर्वी पठार का एरिया, झारखंड, हल्का बिहार, ठीक है, हल्का पश्चिम बंगाल। तो ये पूर्वी पठार का एरिया इस तरह से। देखो मैप में एक्यूरेट तो हम भर नहीं सकते, कहीं ना कहीं छोटा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अब कई सारे बच्चे ऐसा ना बोले कि ये गलत भर दिया, है ना। मतलब कोशिश है, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा हमारे पास मैप उपलब्ध नहीं है। यदि पूरा मैप होता तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था, लेकिन अनुमानतः मोटा मोटा अनुमान लगा के आप इस तरह से समझ लो। ये क्या है? ये क्या है? पूर्वी का पठार। इसमें देखो छोटा नागपुर का पठार ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा दंडकारण्य का पठार, और यहाँ पर मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार, ठीक है। तो इसको आप छोटा नागपुर का पठार, इसमें नीचे हजारीबाग का मिलेगा आपको, रांची का मिलेगा, और ऊपरी एरिया में गया का पठार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दंडकारण्य का पठार है उड़ीसा में। फिर नीचे तो तटीय मैदान है, लेकिन उसके ऊपर दंडकारण्य का पठार। ये बस्तर का पठार या छत्तीसगढ़ का पठार है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये हजारीबाग का, रांची का पठार, और साथ ही ये कौन सा आ जाएगा? गया का पठार, ठीक है, गया का पठार हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है? दंडकारण्य का, और ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब उसके पश्चात आता है देखो उत्तर पूर्वी पठार। तीसरा कौन सा है हमारा? उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार में मुख्यतः आता है मेघालय का पठार। कौन सा आता है? मेघालय का, मेघालय का पठार, जो कि दक्षिण, जो दक्कन का पठार है, इसी का हिस्सा है, ठीक है। ये जो गैप आता है ना यहाँ पर, मालदा गैप, इसको मैं आपको कल समझाऊंगा कि मालदा गैप है क्या, ठीक है। तो मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा है। अलग कैसे हुआ ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें मुख्यतः जो दूसरी चीज आती है वो आती है मालदा गैप, मालदा गैप, या फिर इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं? झारखंड में। गारो पहाड़ियां कहाँ हैं? मेघालय में। तो झारखंड का जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां आती हैं छोटा नागपुर के पठार में, और यहाँ पर हैं गारो पहाड़ियां, ठीक है। इनके बीच में जो एक छोटी सी, मतलब ये जो गैप बना हुआ है, यहाँ से अलग होकर इधर गया हुआ ना, यहाँ से क्योंकि नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर गई, यहाँ से गंगा नदी प्रवेश कर गई। तो ये जो गैप बना हुआ है, इन दोनों को, इस जो गैप को, इस गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप, ठीक है। तो मालदा गैप क्या किन दो के मध्य स्थित है? राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है, मालदा गैप। क्वेश्चन बन सकता है कभी, मालदा गैप किसके मध्य स्थित है? एक तरफ राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है, मुख्यतः, और दूसरी तरफ गारो पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें अगला आता है दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। दक्कन का पठार में आप मुख्यतः सबसे पहले पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार पहला पढ़ेंगे आप, कर्नाटक का पठार। इसी में आप दूसरा पढ़ेंगे देखो आंध्र का पठार, ठीक है,
आंध्र का पठार, और उससे पहले हम पढ़ेंगे इसमें दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है, जो मुख्य ट्रैप है दक्कन ट्रैप। आंध्र का पठार में इसमें हम तेलंगाना का पठार पढ़ेंगे, तेलंगाना का पठार, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। और कर्नाटक के पठार में हम एक बंगलुरु का पठार पढ़ेंगे, साथ ही मैसूर का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही देखो एक रायलसीमा का पठार भी पढ़ेंगे, किसमें, आंध्र का पठार में एक रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार। अभी आप लोगों के पूरा ही ऊपर निकल गया होगा मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल इसको आपने समझना है। आज आपने इतना देखो मैप ध्यान रखना है, क्योंकि दक्षिण का पठार ना आप यदि एक बार समझ गए तो फिर समझो हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। आपने इसी तरह से इसको समझना, इन्हीं से जुड़ी हुई कई चोटियां होंगी। सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी चोटी है, विंध्याचल की कौन सी चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की एक श्रेणी आती है मैकॉल, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, ठीक है। तो इस तरह से देखो फिर हम पश्चिमी घाट देखेंगे, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर हम इन्हीं पठारों के मध्य यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियां भी स्थित हैं, नीचे की तरफ ज्यादा ऊंचाई है तो यहाँ पर जैसे कार्डेमम पहाड़ियां आती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुछ पहाड़ियां आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मेघालय में, मतलब कंप्लीट अगली क्लास में हमारा प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारी जो मैंने शब्द लिखे हैं, जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं, मुख्यतः देखो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे तो चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। केंद्रीय उच्च भूमि जिसके 6 भाग हैं, ठीक है, 6 भागों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो छह भाग हम पढ़ेंगे। मैप तैयार रखिएगा अगली क्लास में, ठीक है, सीधा मैप के माध्यम से ही मैं ज्यादा इसको समझाऊंगा। अगला देखो पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में कौन सा आ जाएगा, एक छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और साथ ही छत्तीसगढ़ का पठार, जहां पर या फिर इसको बस्तर का पठार भी बोलते हैं, या फिर इसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है। तीसरा देखो उत्तर पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार जो कि मेघालय का पठार यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ ही मालदा गैप मैं आपको समझा चुका हूँ, या फिर राजमहल गारो, ये दो पहाड़ियां हैं, इन दोनों के बीच का गैप जो है इसको हम पढ़ेंगे। अगर देखो दक्कन का पठार, इसमें मुख्यतः दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया आता है। कर्नाटक का पठार, इसमें हम 2 पठार पढ़ेंगे कर्नाटक के पठार में, मुख्य रूप से कर्नाटक का, लेकिन बेंगलुरु और मैसूर इसके 2 प्रमुख भाग हैं, ठीक है, बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। उसके अलावा देखो फिर आता है आंध्र का पठार, आंध्र का पठार में हम एक पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार, साथ ही रायलसीमा का पठार, ठीक है। इनको मैं आपको सीधा मैप के माध्यम से दर्शाऊंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे आपको इसको याद रखना है। उसके पश्चात देखो एक तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र में देखो पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एक पूर्वी पढ़ेंगे और एक पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। तो इसमें ही हमारा पूरा कंप्लीट दक्षिण भारत पे हो जाएगा। तब बचता है हमारा द्वीप समूह। तो इसके पश्चात देखो ज्योग्राफी, हमारा बहुत सारा मैटर कवर हमारा हो जाएगा, पहाड़ियां कंप्लीट हो जाएंगी तो सीधा मैं आपको मानसून समझा दूंगा, ठीक है। जैसे ही पहाड़ियां कंप्लीट वैसे ही आपको मानसून समझ में आ जाएगा कि अब हाँ मानसून की डायरेक्शन क्यों होती है ऐसी, क्यों कहाँ पर बरसता है, क्यों कहाँ नहीं बरसता है, बरसात में कहाँ बारिश ज्यादा होती है, जाड़ों में कहाँ ज्यादा बारिश होती है। वो सब चीजें इन पहाड़ियों पर निर्भर है, इन सभी पहाड़ियों पर निर्भर है, इन सभी पठारों के आधार पर ही निर्भर है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मिट्टी का निर्धारण है, मिट्टी की, हालांकि मृदा में पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन जब बाद में क्लासेस एसआई के लिए जो आगे कंटिन्यू बैच रहेगा, मतलब कोई विशेष नहीं रहेगा, लेकिन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, एक क्लास रोजाना आपको मिलती रहेगी, पहले इकोनॉमिक्स की, फिर ज्योग्राफी, जो जो चीजें छूट रही हैं उन चीजों को मैं आपको आगे कवर फिर कराता रहूंगा, ठीक है। एक एक क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी, तो उसमें हम जानेंगे इसको और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इतना आप लोग आज इसको समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही देखो 10 फरवरी, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं इसका मूल्यांकन करने का आपके पास बेहतर अवसर है, टेस्ट दीजिएगा अपना, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा जिसका पीडीएफ मिलेगा और साथ ही आंसर की भी उसकी उपलब्ध रहेगी, ठीक है। 10 फरवरी को 3 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा दोपहर में, सेकंड सैटरडे भी है उस दिन, ठीक है। तो 3 बजे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा। और यदि आप लोग चाहें तो देखो अपना नंबर शेयर जरूर करें आप लोगों को, मतलब क्योंकि पॉलिटी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और लगभग पॉलिटी के उसमें 25 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। करंट के लगभग 10 से 12 सवाल हैं, रीजनिंग के 10 सवाल उसमें मिलेंगे, ज्योग्राफी के लगभग 15, हिस्ट्री के लगभग 10 सवाल मिलेंगे, देखो कितने हो गए, उत्तराखंड के लगभग 35 सवाल आपको मिलेंगे, 50, 70, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये तो लगभग 105 हो जा रहे हैं। तो
मतलब मान के चलो 100 सवाल लगभग इसमें होने हैं, ठीक है। 100 सवाल का 100 प्रश्नों का एक पेपर बनेगा जिसमें इस रेशियो में, क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया, उत्तराखंड कंप्लीट करा दिया, तो यहाँ से आप लोगों को कितना याद है आपको पता भी चलना चाहिए ना, आप लोगों ने वाकई में याद किया भी है या नहीं किया है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा, देखो कि आप लोग कम से कम इसमें 70 प्लस नंबर लेकर आए, ठीक है। 70 प्लस न्यूनतम है, बाकी देखो 80-90 तक भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि सब पढ़ाई हुई चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। केवल रीजनिंग छूटा है, क्लास कोशिश करूंगा देखो रीजनिंग भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा शीघ्र ही, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा वैसे हम रीजनिंग चालू इसमें कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगता तो लाइक करें, साथ ही देखो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो जरूरतमंद है उन तक क्लासेस को आप लोग जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।